नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और मेरे साथ हैं स्टेज इंटरव्यू में मशहूर एंकर विवेक सांदलिया जी। कैसे हैं विवेक सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अमर। मैं तो मशहूर नहीं हूँ लेकिन ठीक हूँ। मेरा पहला सवाल है सर, आप इस लाइन में कैसे आए और आपका इस लाइन में आने का मेन मकसद क्या था? आप किससे प्रेरित हुए और कितने साल हो गए हैं आपको इस लाइन में? यार मुझे काम करते हुए लगभग 12 साल हो गए, 10 साल से ज़्यादा, 12 साल के लगभग हो गए मुझे काम करते हुए, ट्रेनिंग वगैरह मिला के। और बस प्रेरित तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत चीज़ें डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो मैं दिल्ली काम की तलाश में आया था, बहुत छोटे शहर से आता हूँ। देवघर सुना होगा, बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बैद्यनाथ धाम, देवघर। मैं वहीं का रहने वाला हूँ और वहाँ से दिल्ली आया था कि कहीं कुछ रोज़गार, मेरे बड़े भाई साहब ही है, वो IT सेक्टर में है, तो कुछ रोज़गार की तलाश में कुछ कंप्यूटर वगैरह सीखे, कुछ किया जाए लाइफ में, क्योंकि छोटे शहरों में रोज़गार की बहुत कमी है, इसलिए पलायन होता है। तो यहाँ पर आके फिर IT सेक्टर में तो जॉब नहीं मिला, लेकिन जर्नलिज्म के सेक्टर में ज़रूर आ गया। और उसके बाद जब काम धीरे धीरे चला तो ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद छोटे चांस से शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते फिर अभी आप लोगों के सामने हूँ। अच्छा सर, जब हम एक एंकर को देखते हैं, बिहाइंड द सीन की बात करें, अगर एक एंकर की लाइफ ऑन कैमरा तो हमें पता होता है कि वो जर्नलिस्ट हैं, एक बुलेटिन पढ़ते हैं रिसर्च करके। एक एंकर की लाइफ बिहाइंड द कैमरा कैसी है? आपकी जैसी? मेरे जैसी मेरे जैसी बिल्कुल आपके जैसे। आप जैसे रहते हैं, जैसे उठते हैं सुबह, जैसे अपने कामों को करते हैं अपने। नहीं, मेरा मतलब है जैसे कि हम लोगों की लाइफ तो चलिए, हम लोग तो नॉर्मल व्यक्ति हैं, साधारण है, हम लोगों को कैमरा पे इतना नहीं आना होता, कभी कभार आना होता है। पर आप लोगों का जो होता है, आप लोग डेली आते हैं कैमरे पे, रोज़ न्यूज़ पढ़ते हैं, तो कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जो जिसने आपको आपकी न्यूज़ के पढ़ने के तरीके पे एतराज़ जताया हो या उस खबर से एतराज़ जताया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं जब भी न्यूज़ पढ़ता हूँ तो मैं बहुत चीज़ों को मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, और जो भी यहाँ पे बोलूँ बहुत सोच समझ के बोलूँ, बहुत फैक्ट के साथ बोलूँ, विदाउट फैक्ट कोई बात नहीं रखूँ। और जब भी न्यूज़ प्रेजेंट करता हूँ तो उस न्यूज़ के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च वगैरह करके उसके बारे में जानकारी रख के, और जो जिन शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, जिनका चयन करता हूँ, वो बहुत सोच समझ के करता हूँ। तो ऐसा मेरे साथ अभी तक ऊपर वाले की दया से नहीं हुआ है कि किसी ने मेरे न्यूज़ पढ़ने के तौर तरीक़ों पर एतराज़ जताया हो या फिर किसी ने कुछ कहा हो। लेकिन हाँ है कि समटाइम्स आपकी न्यूज़ पढ़ने का तरीका होता है, उसकी तारीफ़ ज़रूर होती है और लोग प्रेज़ करते हैं। अच्छा लगता है जब आपके काम को सराहा जाता है, जब आप मेहनत करते हैं तो उसका फल भी आपको मिलता है। और मैं बस इसी पे विश्वास करता हूँ, मैं बस अपना काम करता हूँ, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ। अच्छा सर, ये आपने बोला कि आपको 12 साल हो गए हैं, तो आपने जर्नलिस्ट किस चैनल से या किस संस्था से शुरू की थी? क्योंकि आप डायरेक्ट तो किसी बड़े न्यूज़ चैनल में नहीं आए होंगे, किसी छोटे ही न्यूज़ चैनल या रीजनल अखबार से ही शुरू किया हो। वो कौन सा चैनल था जो आपको आज भी याद है? मेरी शुरुआत हुई थी ETV से। मैं वहाँ पर इंटर्न के तौर पे गया था। तो एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ आपको। ETV एकमात्र ऐसी संस्था थी उस समय में जो ट्रेनिंग करा के आपको एंकर की ट्रेनिंग कराती थी, आपको 8,000 रुपये स्टाइपेंड देती थी, आपके रहने का इंतजाम करती थी, आपके खाने पीने का इंतजाम करती थी। जो आज की इंटर्नशिप में नहीं हो रहा, जो अब नहीं होता। अब तो आपको इंटर्नशिप अब किसी भी कंपनी में, सिर्फ मीडिया सेक्टर की बात नहीं है, और दूसरे कंपनी को भी आप ले लें तो वहाँ पे आपको इंटर्नशिप फ्री में करनी पड़ती है। मतलब आप कुछ सीखते हैं वहाँ से। बेसिकली सीखने का वो होता है कि आप सिस्टम में जाके सीखते हैं। सिस्टम के भी पैसे देने पड़ते हैं सीखने के नहीं, देने नहीं पड़ते। मुझे नहीं पता कौन लेता है, लेकिन ऑलमोस्ट फ्री होता है। लेकिन ETV, ये बात 2008-9 की है बात। जब मैं ETV गया था तो वहाँ पर रहने की व्यवस्था थी, खाने की व्यवस्था थी, वहाँ पर आने जाने की व्यवस्था थी, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था थी, ऑफिस ट्रेनिंग की व्यवस्था थी, हमारे टीचर्स की व्यवस्था थी। लगभग 2 महीने, मैंने 2.5 महीने वहाँ पे ट्रेनिंग की थी। मतलब जो स्कूल में जो हॉस्टल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो वैसे पूरी व्यवस्था दी गई थी, ऐसा क्या कहा जा सकता है? हाई क्लास हॉस्टल कहते थे आप उसे। हाई क्लास सब कुछ था वहाँ पे। और सिखाने का मैं 8,000 रुपये 9,000 रुपये मिलते थे उस वक्त स्टाइपेंड। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कंपनी है जो आपको ट्रेनिंग करा के और प्रॉपर एंकर बनाए और उसके बाद आपको पैसे भी दे। तो वहाँ पे ट्रेनिंग, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखी मैंने। पंक्चुएशन सीखी, प्रोनाउंसिएशन सीखी,
इसके अलावा लैंग्वेज पे पकड़ हाँ, सीखी। हिंदी पे पकड़ सीखी, डिलीवरी सीखी, रिपोर्टिंग, एंकरिंग, मतलब बेसिक जो होता है वो आपको। बेसिक नॉलेज। हालांकि वो आखिरी बैच था, उसके बाद से ईटीवी ने प्रोग्राम बन गया। अच्छा, मतलब आप लकी मानते हैं अपने आप को? अब आप इसे डेस्टिनी कह लीजिए, अलग कह लीजिए, मैं दोनों इसी ही की बात कर रहा कहा हूँ। जा सकता है। दोनों ही कहा जा सकता है। अच्छा सर, ये बताइए, आपने ईटीवी से शुरुआत की, अब आपका एक एंकर के तौर पे आप जाने जाते हैं, फील्ड में रिपोर्टिंग करने जाते हैं, एक एंकर के तौर पे जाने जाते हैं, तो आपका जब शुरुआत की थी तो आपके आस पड़ोस में किसी ने कहा ही होगा ये क्या कर रहा है, टीवी में आने की कोशिश कर रहा है, या होता है ना कि एक अलग लाइन चुनते हैं तो लोग कहते हैं यार क्या ये नाचने गाने वाला काम कर रहा है, ऐसा कभी किसी ने कहा है आपके आस पड़ोस में? ये सिर्फ पॉलिटिक्स में होता है। ये रियल हम लोगों के साथ नहीं हुआ। जहाँ तक है, आज तक मैंने देखा है कि सब लोगों ने काम को सराहा ही है। जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, किसी चीज़ की में विश्वास रखते हैं, अपने काम में विश्वास रखते हैं, तो आपको उसका फल भी मिलता है। और बस आप किसी भी काम में हो, मतलब मैं हर तरह के काम की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं एक छोटे से छोटे काम करने वाले की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप भी बहुत मेहनत करते हैं। तो आपको बस काम की रिस्पेक्ट करनी है, आपको मेहनत करना है, और बाकी आप ऊपर वाले पे छोड़ के बस आप मेहनत करते रहिए और हार मत मानिए। अच्छा सर, ये बताइए, आपकी जैसी फिजिक्स है, मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट आई थिंक बहुत आए होंगे कि आप फिजिक्स है, फाइटर जैसा चेहरा है, और आप एंकरिंग में हैं, तो आपको कोई भी कॉम्प्लीमेंट आया है इस टाइप का? नहीं अमर, अभी तक तो नहीं। पहला कॉम्प्लीमेंट आपकी तरफ से मुझे लगता है, और मेरी फिजिक के बारे में और बॉडी बिल्ड के बारे में कहते हैं लोग कि आप फाइटर जैसे लगते हैं। थोड़ा आपको मेहनत करना चाहिए, जिम जाना चाहिए। लेकिन खैर काफ़ी वक्त तक मैंने जिम किया, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ, तो दोबारा वर्कआउट शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट अब मुझे देख के लोग यही कहते हैं कि तुम्हें जिम ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा सर, एक रिपोर्टर जब एक स्टूडियो में बैठ के पढ़ता है न्यूज़, तो कितना टफ होता है उस टाइम की एक सही भाषा का। कई बार ऐसा होता है कि पीछे से कुछ बातें ऐसी लिखी आ जाती है कि इंसान फ्लो में पढ़ देता है, फिर वो उसकी किरकिरी हो जाती है। तो कितना केयर करना पड़ता है एक एंकर को न्यूज़ पढ़ते समय? आप समझ लीजिए, लाइव न्यूज़ में आपके माइंड में एडिटिंग चल रही होती है। अगर लोग कहते हैं अरे तो टीपी देख के पढ़ रहा है, राइट? हाँ। कई लोग कहते भी अरे तो टीपी देख के पढ़ रहा है, जी। अरे इसके सामने तो लिखा हुआ मिल रहा होगा। तो आप सोचिए कि आपका माइंड कितना तेज से काम कर रहा होता है कि आपके सामने जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ के और उसी समय फौरन उसको बोल रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, और उसमें जो गलतियां हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, कहीं कहा कि जनरली टाइपो एरर हो जाती है, तो उसको भी ठीक करते हुए आप उसको वहाँ पे डिलीवर कर रहे हो। मतलब एडिटिंग भी चल रही है, डिलीवरी भी चल रही है, माइंड आपका रीड भी कर रहा है, और अपने ओर से ग्रैब भी कर रहा है। कोई गलत शब्द आ रहा है तो उस गलत शब्द को काट के अपने आप से बोलना भी पड़ रहा है। हाँ, तो वो आपके माइंड का रिएक्शन है, तो वो आपके काम करते करते वो आ जाता है कि आप जो पढ़े उसमें से गलत चीज़ों को निकाल दिया, उसके बाद आपने डिलीवर कर दिया। अच्छा, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का खेल होता है, मतलब बहुत सेकंड के हज़ारवें हिस्से का काम होता है वो। अच्छा सर, एक बात और है, थोड़ा सीरियस क्वेश्चन हो जाएगा। अभी आप 9 बजे वाला शो कर रहे हैं, ये भारत की बात है। इससे पहले कि हम सबके चहेते स्वर्गीय विकास शर्मा जी करते थे। कितना डिफिकल्ट होता है ये एक अपने ही दोस्त के जाने के बाद उसका शो करना, उसके शो की वैसी ही छवि बनाए रखना जैसे उनके समय थी, उन्होंने जो बिल्ड किया था। एक आपके दोस्त हैं, आपको जब उनका शो करते होंगे तो आपको हमेशा उनकी याद तो आती ही होगी उस दौरान कि विकास होते तो ऐसा करते, विकास होते तो ऐसा करते। कि कितना खलता है उस शो को करते समय आपको विकास करती है? देखिए, विकास तो सबके, हम सभी लोगों के दिल में है, मेरे दिल में भी है, मेरे दिल के बहुत करीब था विकास। और जब भी मैं उसका शो करता हूँ तो बैक ऑफ द माइंड तो हमेशा रहता हो कि ये विकास का शो है। तो पहले की बात है जब विकास हम सभी के बीच में थे, तो विकास कहीं अपने काम से कहीं बाहर गए या फिर कहीं बिजी रहे, किसी पर्सनल काम में बिजी हो गया, हेल्थ ठीक नहीं है, तो विकास का शो मैं करता था। और इनफैक्ट विकास भी कई बार कहता था कि यार जब मैं नहीं रहता हूँ तो मेरा शो थोड़ा सा संभाल लिया करो, टेक केयर कर लिया। तो ये हम दोनों के बीच में एक वो था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन जब भी मैं करता था, जब वो थे हमारे बीच, जब भी मैं करता था तो मेरे बैक ऑफ द माइंड रहता था कि अरे ये विकास का शो है,
तो मैं इसको बस कैरी कर देता हूँ, विकास आगे इसको टेक ओवर करेगा। बहुत टफ टास्क है 9 बजे का शो करना, थ्रू आउट करना, लगातार करना। आपने देखा होगा 1 महीने से ज़्यादा हो गया और लगातार शो जा रहा है। उसमें काफ़ी शो का काफ़ी टाइम टेकिंग है। आपकी मेंटल हेल्थ को टेस्ट करता है, आपकी फिजिकल हेल्थ को टेस्ट करता है। विदाउट एनी स्क्रिप्टिंग बोलना पड़ता है उसमें। आपको बहुत चीज़ें उसमें आपकी स्किल टेस्ट होती हैं। तो कहने का मतलब ये कि इतना डिमांडिंग एक शो कह सकते हैं। आपकी एक पब्लिक के बीच में तो डिमांड है ही खैर, लेकिन आपकी तरफ से भी बहुत कंट्रीब्यूशन चाहता है शो। तो मैं उस बात से बहुत घबराता था और विकास की बहुत तारीफ कर रहा था कि विकास ने एक बेंचमार्क सेट किया है और इसी वजह से 2 दिन 3 दिन 4 दिन करना पड़े तो मेरी हवा टाइट रहती थी। अब तो आप रेगुलर कर रहे हैं तो आपको अभी भी डर बना रहता होगा कि विकास सर की जो छवि उन्होंने इस शो से बनाई है वो कहीं इफेक्ट ना हो जाए आपके शब्द से। आपका आज भी ये डर तो रहता ही होगा शो के दौरान। नहीं, अब देखिए ऐसा है कि विकास ने जो बिल्ड किया, एक शो बनाया, जिस तरह से शो की ब्रांडिंग की, तो मुझे प्राउड फील होता है शो को करते हुए। और प्राउड फील इसलिए भी करता हूँ क्योंकि विकास ने जो जितने अच्छे से शो को तैयार किया, उस शो को अपने शब्दों से हो, चाहे अपने एक्शन से हो, चाहे जिस तरह भी हो, जिस तरह से उसने पॉपुलर किया, उससे मैं प्राउड फील करता हूँ कि उस चीज़ को मैं आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक मेरे पास ये जिम्मेदारी रहेगी तब तक मैं पूरी कोशिश करूँगा, 110% देने की कोशिश करूँगा। और ये मेरे लिए दोनों का विषय है कि ये विकास का शो है। और अच्छा सर, ये बताइए कोई आपकी फीमेल फैन का मैसेज या आपके घर पे आना हुआ हो कि सर आई एम बिग फैन ऑफ यू? नहीं, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, पोस्ट कार्ड और किताबें नहीं आते। हम मिस करते हैं आना। तो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं कि ट्विटर पे आ जाता है लिख के बिग फैन ऑफ यू। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना आपके चाहता हूँ। 2-3 बहुत बड़ी फीमेल फैंस है, पलक सिसोदिया, गरिमा और एक माही करके कोई फीमेल्स है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा गर्वान्वित बात होगी कि आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को बहुत परेशान कर रखा था कि विकास सर का इंटरव्यू लो। कैसा अभी जो सर अभी मीडिया की लाइन है, 12 साल में आपने बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे होंगे। जहाँ से आप आते हैं वो शहर छोड़ के दिल्ली शहर में सर्वाइव करना आज के डेट में कितना मुश्किल होता है? मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा। मैं जब बहुत छोटा था, तकरीबन 2.5 साल का था, अच्छा। मैं एक बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, बहुत गरीब परिवार से, लोअर मिडिल क्लास जिसको कहते हैं, मिडिल क्लास से नहीं, BPL नहीं हूँ, बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं हूँ, लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, जहाँ पर 2 वक्त की रोटी के खाने के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ता था। इंतज़ार नहीं, संघर्ष, मेहनत करनी पड़ती थी, मेहनत से रोटी आई। तो ये सिलसिला चल ही रहा था। अभी मेरे फादर वगैरह अभी बिज़नेस शुरू करने की तैयारी कर रहे थे और घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे उसको बिज़नेस में लगा दिया था, इन्वेस्ट कर दिया था मार्केट में। आप जानते हैं कि बिज़नेस का काम बहुत कच्चा होता है एंड रिस्की बहुत। आपके बगल में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, सब बता देंगे आपको कितना कच्चा काम होता है। नहीं, मैं भी एक ऑटो ड्राइवर बेटा हूँ तो मुझे पता है क्योंकि आप जब तक हैं तब तक सब है, लेकिन अगर बाई चांस आपको कुछ हो गया तो मार्केट में पैसा भी गया, कोई वापस लौटाने वाला नहीं है, आपके पैसे का कोई नाम भी लेने वाला नहीं है। तो इसी तरह हुआ कि वो घर की जो थोड़ी बहुत पूंजी थी, जो कुछ ज्वेलरी वगैरह थी मदर के पास, वो सब दे के एक बिजनेस खड़ा करने की कोशिश की गई इलेक्ट्रॉनिक्स में। मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी बहुत है। अच्छा। बहुत, मैं मतलब मेरी हॉबी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इतना करने के बाद अचानक मतलब शुरू ही हुआ था कि मैं 2.5 साल का था उस वक्त, और मेरे जो वालिद साहब हैं, फादर जो, उनका एक एक्सीडेंट हो गया बहुत मेजर, और 3 लोग बाइक पे जा रहे थे, जो कि नहीं करना चाहिए। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कोई बाइक पे ओवरलोडिंग न करें, और ट्रक की चपेट में आए, 2 लोग बच गए और मेरे फादर साहब का बहुत गिरा। तो उसके बाद परिवार की हालत उसके बाद बहुत ख़राब होती चली गई, क्योंकि घर में आप जानते हैं कि जब एक कमाने वाला चला गया तो घर में बहुत सारी आर्थिक तंगी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद से फिर स्ट्रगल शुरू हुआ। फिर मैंने सिलाई मशीन भी चलाई। मैंने 500 रुपये की जॉब भी की। मैंने घर में चूल्हा जलाने के लिए अपने हाथ से कोयले लेके आता था। मैंने अपने घर का बाथरूम बनाने के लिए अपने हाथ से ईंट धोए, रेत धोए,
तो मैंने बहुत किया, तो ये सब मुझे बहुत अच्छा छोटी मोटी चीज़ें लगती है, मुझे बहुत वैसा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ नहीं पड़ती। हाँ, कभी कभी मैंने अपनी पूरी अभी तक के करियर में यही सीखा है कि आदमी को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए हमेशा, और अपना काम करते रहना चाहिए। पेशेंस के बिना कुछ नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपका कोई क्रश रहा है कॉलेज में या स्कूल में? कोई तो होगा क्रश, या अभी के टाइम पे अगर आप बैचलर हैं तो? नहीं तो अभी बैचलर नहीं होंगे तो भाभी मारेंगी आपको। आपको बताऊं, मैं जिस स्कूल में पढ़ा, स्कूल में सिर्फ लड़के जाते थे। बहुत अच्छा, बैड लक। और कॉलेज में कभी गया नहीं, मतलब सिर्फ कॉलेज में पेपर देने के लिए। अच्छा, ओपन से थे आप? ओपन से नहीं था, मैं रेगुलर कॉलेज से था, लेकिन वो अपने टीचर्स वगैरह से अच्छी बनती थी। अच्छा। तो अपने अटेंडेंस लग जाते थे। अच्छा। सिर्फ मैं ट्यूशन लेने जाता था शहर में, ट्यूशन लेके आता था, पढ़ाई करता था, पेपर देता था। साल भर में 2-3 हफ्ते ऐसे चला गया कॉलेज। अच्छा, मतलब बीच बीच में एक रिलेशन वगैरह बनाने के लिए। छोटे शहर में उतना मैटर नहीं करता, बहुत लोग आपको करीब से जानते हैं, बहुत लोग आपको करीब से मानते हैं। मतलब चेहरा दिखाने के लिए कि इस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ, ये हाँ, नहीं, वो थोड़ी इंटरेक्शन के लिए थोड़ी टीचर से बात कर लिए, थोड़ा जो आपके वहाँ पर प्रोफेसर उनसे बात कर लिए, जो आपके वहाँ पे डीन उनसे बात कर लिए, और फिर बात करके वापस आ गए। अच्छा सर, ये बताइए कि आज आपकी टीम में आपको पॉपुलर नाम हो गए हैं, अभी मैसेज पे मैसेज धड़ आ रहे हैं, और मैंने उस दिन जब ट्वीट किया था आपकी फ़ोटो के साथ, तो आपको उस दिन भी काफ़ी मैसेज आपने रीड किए होंगे कि इनका इंटरव्यू लेने वाले हो, इनका इंटरव्यू लेने वाले हो। तो उस समय का मतलब एज अ फैन मैंने ट्वीट किया था, एज अ कहूँ तो यूट्यूबर भी मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने ट्वीट किया था कि थोड़ी पब्लिसिटी हो जाए। तो इस चीज़ को आप कैसे लेते हैं आज की डेट में, कैसे हैंडल करते हैं? जो इतना फेम अभी मिल रहा है, नेम फेम नहीं कहूँगा, नेम मिल रहा है, लोग जानते हैं, कैसे आप उस चीज़ को लेते हैं? देखिए, लाइमलाइट में रहना हर किसी को पसंद होता है, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, कोई भी काम इंसान लाइमलाइट में आता है तो अच्छा लगता है। लेकिन मैं इसे बस एक पार्ट ऑफ जॉब मानता हूँ कि ये आपके काम का एक हिस्सा है। और लेकिन मैं जो बात आपसे पहले कह रहा था, जो जैसे आपने कहा कि आप फेमस हो गए हैं, आपके लोग बात करते हैं, आपके बारे में लोग जिक्र करते हैं, तो उसको मैं फिर उसी हिसाब, तो वही आपका प्रतिफल है, वही आपका इनाम है, वही आपका, आप मान लीजिए कि आप अच्छा कर रहे हैं, इसका रिवॉर्ड। कई बार आलोचनाएं भी मिलती हैं, कई बार ये भी कहा जाता है कि नहीं, आप इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से कर सकते, वो भी अच्छी बात है। और कहावत भी है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल हो छुआए। तो जो आपकी आलोचना करते हैं वो भी आपके अच्छे के लिए, आप उसको यूज़ कर सकते हो, पॉजिटिव वे में ले सकते हो। अच्छा सर, एक बात आखिरी है, जाते जाते एक बात और कि मैं हर किसी से पूछता हूँ। हाँ, बताइए कि आपके लाइफ की फिलॉसफी क्या है? बिंदास रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जो मन में आए कीजिए। अच्छा। और लोड मत लीजिए, दीजिए भी मत, उस लाइफ को जीते जाइए। जो जिम्मेदारी मिले, जो काम मिला, उसको 100% कीजिए। बाकी लाइफ आपको अपने हिसाब से ले चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। आप बस खुश रहिए, मतलब खुश रहने की कोशिश कीजिए, खुशियाँ बांटने की कोशिश कीजिए, यही लाइफ, यही फिलॉसफी। अच्छा, और कुछ पूछना चाहते? नहीं, बस आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया सर। तो ये हैं विवेक सांदल्या, रिपब्लिक भारत के एंकर, और आप लोगों की डिमांड पे आप मैंने लेके आया, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। और आपको भी अमर बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप भी ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो हासिल करें, और नई ऊंचाइयों को छुएं, और आपका ये जो चैनल है ये बहुत हिट चैनलों में गिना जाए। आप जैसा कि आप दिव्यांग हैं, मैं आपको देख सकता हूँ, तो मेरे तरफ से कोई मुमकिन मदद हो कभी तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। और आप जितनी मेहनत करते हैं, और वो हम जैसे लोगों के लिए बहुत, मतलब एक इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। और आपके जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा जो गिव अप कर जाते हैं या फिर हार मान लेते हैं, लेकिन आप उनमें से हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छा कीजिए। मेरी तरफ से कुछ भी आपको जो भी सजेशन चाहिए होगा, हेल्प चाहिए होगा, मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। और आपको मेरी तरफ से एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं।
तो ये हैं थे विवेक सांदेलिया जी, थैंक यू सर। Thank you. और मेरा चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। आने वाले समय में मैं आपके और फेवरेट एंकर्स को सामने लाऊंगा और उनके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई सारी बातें आपको पता चलती रहेंगी। तो आगे जाने के लिए देखते रहिए यूमनी दुनिया। थैंक यू वेरी मच।